एक इंटरनेशनल इवेंट के बीचों बीच सारी दुनिया की नजरों और प्रेस के सामने यह हादसा होता है। हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज पर सवाल जरूर खड़ा होता है। हां, जेट्स क्रैश तो सबके होते हैं, यूएस के होते हैं, चाइना के होते हैं, रशिया के होते हैं, हमसे ज्यादा होते हैं। लेकिन पिछले 20 महीनों में तेजस 2 बार क्रैश कर चुका है, और यह तब जब यह हमारे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, तेजस का क्रैश होना बहुत सारे सवाल खड़े कर गया है। 12 मार्च 2024 को जैसलमेर में तेजस क्रैश हुआ था और तब इसके ऊपर सवाल उठे थे। लेकिन फिर 21 नवंबर को प्रेस्टिजियस, दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस दुबई एयर शो के अंदर एक और तेजस का क्रैश होना, मुझे लगता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सस्टेनेबिलिटी पे सवाल उठाकर चला गया। 20 महीने में दूसरा तेजस क्रैश होता है साहब, दूसरा तेजस क्रैश होता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। पिछले 20 महीनों में तेजस 2 बार क्रैश कर चुका है, और यह तब जब यह हमारे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने की प्रक्रिया चल रही है। नंबर 3, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यह जो जेट बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो कंसिस्टेंटली इसे सप्लाई करने में, इंडियन एयरफोर्स को टाइम से डिलीवरी देने में फेल करता आया है। हमारी एयरफोर्स अभी 42 की सैंक्शन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की जगह सिर्फ 29 पर ऑपरेट कर रही है। इन जेट्स की बहुत दरकार है हमारी एयरफोर्स को। नंबर 4, एक ऐसे समय में जब एयर चीफ ने खुद पब्लिकली एचएएल को क्रिटिसाइज किया है तेजस की लेट डिलीवरी को लेकर, उस समय क्या अलग अलग एयर शोज में जाकर तेजस के लिए इंटरनेशनल ऑर्डर्स ढूंढना जरूरी है? एचएएल पहले अपनी एयरफोर्स की ऑर्डर्स तो पूरे कर ले। और नंबर 5, तेजस का डिजाइन तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन एचएएल की मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद इस एडवांस जेट की मेंटेनेंस की गारंटी कौन लेगा? क्या सच में तेजस में कोई ऑयल लीक इशू था क्रैश से पहले, या यह सिर्फ एक कंस्पिरेसी थियरी है? यह क्रैश सिर्फ देश के अंदर का मुद्दा नहीं है, दुनिया के सामने घटी एक दुर्घटना है। इसके जवाब तो जल्द ढूंढने होंगे, और अगर कोई करेक्शन करना है तो जल्द करना होगा। याद है ना MiG-21 के केस में क्या हुआ था कि फ्लाइंग कॉफिन का टैग तो लग गया, लेकिन जेट तो तब भी सर्विस में रहा, पायलट्स हमारे मरते रहे। एक ऐसे समय में जब हम फाइटर जेट्स के रेस में पीछे हो रहे हैं, इस क्रैश को सीरियसली लेना होगा और इस ट्रेजेडी से उभर कर बेटर करने की जरूरत है। यह देश की सुरक्षा के लिए, हमारे पायलट्स की सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देशभक्त, पर पहले इस क्रैश को डिटेल में समझेंगे, फिर बाकी बातें। 21 नवंबर 2025 यूएई के दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में हो रहे दुबई एयर शो का 5वां दिन। इस एयर शो में भारत से सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम और 3 तेजस जेट्स हिस्सा ले रहे हैं। दोपहर 2:08 पर इंडियन एयर फोर्स का एक तेजस जेट एक एरियल मैनूवर कर रहा होता है। नेगेटिव जी डाइव के बाद बैरल रोल। इस मूव में जेट एक पूरा एक्सल रोटेशन करता है। पहले अपसाइड डाउन पोजीशन में होता है और फिर 180 डिग्री टर्न करके वापस सीधा हो जाता है। क्रैश से कुछ ही सेकंड्स पहले यह जेट ये करने की कोशिश कर रहा था, इस रोल को। पहले जेट ने पुल अप किया, फिर इन्वर्टेड पोजीशन में आ गया, लेकिन इस क्रूशल मोमेंट पर जेट बहुत तेजी से ऑल्टीट्यूड लूज करने लगता है। आखिरी कुछ सेकंड्स में पायलट प्लेन को वापस कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश करता है। जेट को फिर से पोजीशन में लाया जाता है, लेकिन शायद जमीन से इतना ज्यादा क्लोज होने की वजह से यह जेट ऑल्टीट्यूड गेन नहीं कर पाता है। यहां पर एक्सपर्ट्स 2 एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। पहला कि इस मैन्यूवर के बीच में सडन ऑल्टीट्यूड लॉस करना, फिर गेन नहीं कर पाना इंजन फेलियर इंडिकेट कर सकता है, जहां तेजस को सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं मिल पाया इंजन से। दूसरा, एक्सपर्ट्स अभी तक नेगेटिव जी इफेक्ट की वजह से पायलट डिसोरिएंटेशन का फैक्टर रूल आउट नहीं कर रहे हैं। अब नेगेटिव जी कंडीशन का मतलब होता है कि पायलट के शरीर के ऊपरी हिस्सों में, जैसे चेहरे पर, दिमाग पर, आंखों में काफी खून पहुंच जाता है, जिससे पायलट हवा में अपनी पोजीशन सही तरीके से आंक नहीं पाते हैं। नेगेटिव जी दरअसल आप कह लीजिए वेटलेसनेस का वो फीलिंग होता है जो कभी आप बड़े वाले झूले में अगर बैठे हो तो डिसेंड कर रहे हो, तब आपको वो फीलिंग होती है। अब आप इमेजिन करिए कि वही झूले पे आप अपसाइड डाउन हो, माने आपका सर नीचे है और आप जमीन की तरफ जा रहे हो। यहां आपकी बॉडी वेटलेसनेस और इन्वर्जन दोनों फील कर रही होती है। बैरल रोल करने में पायलट्स को यही फीलिंग आती है और यह काफी इंटेंस प्रेशर होता है बॉडी के ऊपर। हालांकि यह बात सही है कि हर पायलट इस सिचुएशन के लिए ट्रेंड होता है, सफिशिएंटली रिहर्स्ड होता है, उसके बॉडी को एक्लेमेटाइज किया जाता है। विंग कमांडर सियाल एक डेकोरेटेड और हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, इसीलिए उनके साथ ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन क्योंकि ऐसे मैनूवर्स में मार्जिन ऑफ एरर रेजर थिन होता है, डिसओरिएंटेशन अगर 1 सेकंड भी ज्यादा हो जाए तो दुर्घटना घट सकती है। इस क्रैश को लेकर सोशल मीडिया पर एक अजीब फ्यूल लीक थियरी भी चल रही है।
दरअसल दुर्घटना से 3 दिन पहले एक विजिटर ने एक तेजस जेट की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उसमें क्लेम किया कि जेट के पास एक फ्यूल लीक हो रहा है। इस क्रैश के एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भारत सरकार ने ऑफिशियली इस क्लेम को फैक्ट चेक किया, क्लैरिफाई किया कि दुबई एयर शो में हिस्सा लेने वाली कोई भी विमान में ऐसा कोई फ्यूल लीक नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद इसीलिए सरकार को एक रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली करना होगा। एयर इंडिया क्रैश की तरह ऐसा नहीं है कि 6 महीने निकल गए, हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला। सवाल पर सवाल और बढ़े जा रहे हैं, स्पेक्यूलेशन बढ़े जा रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडियन एयरफोर्स ने पूरे मामले में एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑलरेडी सेटअप कर दी है ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। वहीं इस जेट के मैन्युफैक्चरर HAL ने भी इस ट्रैजिक एक्सीडेंट पर अफसोस जताया है। हालांकि इस जेट ने उड़ान पहली बार 2001 में भरी थी। तेजस साल 2016 में एयरफोर्स में फॉर्मली इंडक्ट होता है और यह इस जेट का दूसरा क्रैश होता है। पिछला क्रैश आज से ठीक 20 महीने पहले मार्च 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में होता है, जहां कम से कम पायलट को सेफली इजेक्ट करने का मौका तो मिलता है। इस बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, चीजें इतनी जल्दी हो गई। तो तेजस क्या बिल्कुल सेफ एयरक्राफ्ट है? इस सवाल को पूछना तो पड़ेगा और इसके जवाब में ना आपको भी एक कहीं ना कहीं शक होगा, एक डाउट होगा दैट वी कैन डू बेटर। जब तक इस जेट का फुल इन्वेस्टिगेशन क्रैश रिपोर्ट सामने नहीं आता है तब तक खुद तेजस जेट पर कुछ सवाल रहेंगे, क्योंकि इस जेट से कई रिलेटेड पहलू है ना वो विवादास्पद रह चुके हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1 एक 4.5 जनरेशन सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी या ADA ने डिजाइन किया और बाद में इसका प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंप दिया गया। यह अपनी जनरेशन का सबसे छोटा, सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इस एयरक्राफ्ट का आइडिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA प्रोग्राम से आया, जिसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। यह प्रोग्राम शुरुआती दौर से ही काफी डिलेज और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से गुजर चुका है। इस प्रोग्राम के शुरू होने के 17 साल बाद सबसे पहला LCA प्रोटोटाइप साल 2001 में उड़ान भरता है। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस का नाम दिया। इसके बाद इस एयरक्राफ्ट को फॉर्मली एयरफोर्स में एंटर होते होते 15 साल और लग गए। 2016 में पहला LCA तेजस एयरक्राफ्ट धूमधाम के साथ एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाता है। लेकिन फिर सोचिए अफसोस की बात, तब से लेकर अब तक बीते 9-10 सालों में IAF ने सिर्फ 2 ऑपरेशनल स्क्वाड्रंस ही रेस कर पाई है तेजस की, जिसमें टोटल मिलाकर 38 तेजस एयरक्राफ्ट हैं। 2021 में सरकार ने HAL को 83 तेजस एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर और दिए, लेकिन इसकी डिलीवरी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि इसके इंजन अमेरिका की GE जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाती है और कोविड पैंडेमिक ग्लोबल सप्लाई चेन का एक्सक्यूज देकर ये इंजन हमारे पास टाइम से नहीं आ पाई। अभी सितंबर के महीने में सरकार ने करीबन 100 और न्यू जनरेशन तेजस MK1A वैरायटी जेट्स के भी ऑर्डर HAL को दे दिए, जिसे HAL 2028 तक पूरा करेगा। तब जाकर हमारे देश में 220 करीबन तेजस जेट्स होंगे। तेजस का MK1A IAF की दूसरी जो इंपॉर्टेंट जरूरतें हैं उनको पूरा करता है, जो प्रीवियस जेट में कमियां पाई गई, जैसे एडवांस्ड AESA रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जैमर्स और बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटीज, माने ऐसी चीजें जिनको ऐड किया गया है। HAL फिलहाल एक तेजस MK2 वेरिएंट पर भी काम कर रहा है, जिसमें और भी ज्यादा अपग्रेड्स होंगे। लेकिन यह सारा कार्यक्रम निर्भर करता है कि अमेरिका और कोई चालाकी ना करे, GE चुपचाप इंजन सप्लाई करता रहे। वैसे तो तेजस को आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण बताया जाता है, लेकिन तब भी तेजस का इंजन, उसका जो हार्ट है, वो अमेरिका से बनकर आता है। ये जो इंजन है अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक GE404 इंजन पर आधारित है, वही तेजस पर लगता है। तेजस का लेटेस्ट MK1A वेरिएंट में भी सिर्फ इंजन ही नहीं, कुछ क्रूशियल रेडार कंपोनेंट्स भी भारत के बाहर से बनकर आएंगे। इसे बदलने की सख्त जरूरत है। याद रखिए, हम 4.5 जेन फाइटर और उसके पार्ट्स पूरी तरीके से नहीं बना पा रहे हैं, वही चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर्स बेच रहा है और खुद 6th जनरेशन फाइटर्स आज के डेट में टेस्ट कर रहा है। अगर दुबई क्रैश में इंजन प्रॉब्लम निकलती है तो बहुत और दिक्कत होने वाली है भारत को, क्योंकि ये F404 इंजन ओरिजिनली 1980s के अमेरिका के FA-18 हॉर्नेट के लिए डेवलप किया गया था। ऑफ कोर्स इसमें तब्दीली लाई गई है, इसको और बेटर किया गया है।
लेकिन इस इंजन में काफी टाइम से परफॉर्मेंस इश्यूज भी रहे हैं, स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड पर। वैसे तो यह इंजन रिलायबल माना जाता है दुनिया भर में, क्योंकि इसके पास टेन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट आवर्स ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यह इंजन अंडर पावर्ड है। इस इंजन के शॉर्टफॉल की वजह से हमारे तेजस में भी कुछ खामियां हैं। तेजस के परफॉर्मेंस शॉर्टफॉल्स, मेंटेनेबिलिटी, सर्वाइबिलिटी इश्यूज में को लेकर 2018 में तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने लोकसभा में इसे ऑफिशियली एक्नॉलेज किया था। लेकिन फिर हम इस प्रोजेक्ट के साथ आगे क्यों बढ़े? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इसके अलावा हमारे पास ज्यादा कोई ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं। इसी वजह से आज भी हम तेजस पर ही हमें रिलाय करना पड़ रहा है, जबकि एयरफोर्स 100% सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन रिलाय तो तब करोगे ना जब आपके पास एयरक्राफ्ट होंगे भी। दरअसल बीते कई सालों में एचएएल ने बार बार हमारी एयरफोर्स को जेट ऑर्डर्स पूरी तरीके से डिलीवर करने में इट हैज बीन अनसक्सेसफुल। ये डिलेज इतने सीरियस हो गए हैं कि फरवरी में एयर चीफ मार्शल ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि उन्हें एचएएल की डिलीवरी पर कॉन्फिडेंस नहीं है। Even at the moment, I am just not confident of HAL. इसके ऊपर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक एचएएल को F404 इंजन टाइम से नहीं दे रही है, जिसके वजह से तेजस और भी प्रोडक्शन डिलेज फेस कर रहा है। 2024 से ही हर साल 24 एलसीए तेजस आईएएफ को मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक सिर्फ 2 तेजस MK1A जेट्स ही डिलीवर हो पाए हैं इंडियन एयरफोर्स को। तो तेजस का क्रैश होना बहुत सारे सवाल खड़े कर गया है। 12 मार्च 2024 को जैसलमेर में तेजस क्रैश हुआ था और तब इसके ऊपर सवाल उठे थे। लेकिन फिर 21 नवंबर को प्रेस्टिजियस, दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस दुबई एयर शो के अंदर एक और तेजस का क्रैश होना, मुझे लगता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सस्टेनेबिलिटी पे सवाल उठाकर चला गया। 20 महीने में दूसरा तेजस क्रैश होता है साहब, दूसरा तेजस क्रैश होता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। दरअसल पायलट जो इसमें खासतौर से विंग कमांडर नमांश सयाल जो हिमाचल के रहने वाले थे, उनकी भी मौत हो गई इस हादसे के अंदर, वो भी शहीद हो गए। जब वो मैनवर कर रहे थे तेजस को दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट के ऊपर, जहां दुबई एयर शो चल रहा था, तो वो शायद फिर किसकी गलती है अब ये तो पता नहीं है कि ये किसकी गलती से क्रैश हुआ है। अब ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद पता लगेगा। लेकिन दुबई एयर शो में हमारे तेजस का गिरना, एक किस्म से वहां पर जो 10 देशों के रिप्रेजेंटेटिव जो आए हुए थे, जो देख रहे थे, उनके सामने हमारी जो प्रेस्टीज है उसको धक्का लगा है। 20 महीने के अंदर अंदर एक दूसरा क्रैश होना तेजस का, ये एक किस्म से प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। 12 मार्च 2024 को जैसलमेर में, वहां पर जबकि ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज चल रही थी और शायद उसके अंदर वहां पे उस टाइम कुछ बड़े लीडरान भी वहां पर थे, शायद हो सकता है मोदी जी भी वहां प्रेजेंट थे, शायद मेरे सामने, उनके सामने शायद ये हुआ था, मुझे लगता है। और तो पहला क्रैश तब हुआ जब मोदी जी देख रहे थे मार्च के अंदर। दूसरा अब दुबई एयर शो के अंदर ही क्रैश हुआ है। इससे बुरा हो नहीं सकता था जब दुनिया के कई देश भारत के तेजस का करिश्मा देखने के लिए आए थे वहां पर, और सामने अपनी आंखों के उन्होंने तेजस को मैनवरिंग करते हुए देखा और फिर क्रैश होते देखा, तो शायद उनके मन में तेजस को खरीदने के जो ख्वाब होंगे वो भी टूट गए होंगे। कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो होना शुरू हो गया कि क्या तेजस के अंदर कोई कमी है, क्या तेजस एक दूसरा MiG-21 तो ही बनने जा रहा है। अगर 20 महीने के अंदर अंदर एक ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट विद ब्रांड न्यू GE इंजन, ब्रांड न्यू एवियोनिक्स अगर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और पैरामीटर्स के ऊपर सही नहीं उतर पा रहा है, तो फिर सवाल तो उठेंगे कि क्या तेजस वास्तव में 4.5 जनरेशन का राइट एयरक्राफ्ट है। क्योंकि राफेल भी तो 4.5 जनरेशन है। अगर 4.5 जनरेशन का राफेल और 4.5 जनरेशन का तेजस दोनों को कंपेयर किया जाए, तो तेजस तो राफेल के सामने कहीं ठहरता ही नहीं है। इट्स अनमैच्ड थिंग। आप इसे क्या कह सकते हैं कि एप्पल्स कांट बी कंपेयर्ड विद द ऑरेंजेस। तो तेजस को आप राफेल से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं अभी भी मान के चलता हूं कि तेजस 4.5 नहीं है, तेजस 4.0 का एक वेरिएंट हो सकता है, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि उसको भी 4.5 कहते हैं और राफेल को भी 4.5 कहते हैं, तो मुझे लगता है फिर तो राफेल के साथ एक किस्म से कहा जाए तो अन्याय होगा।
लेकिन भारत के तेजस एयरक्राफ्ट की एम्बिशंस को और सस्टेनेबिलिटी को धक्का लगा है, सेटबैक लगा है। दुनिया के सामने दुबई एयर शो के अंदर इसका क्रैश होना एक बुरा संदेश है। और पहला जो क्रैश हुआ था जैसलमेर का, वो भी एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज थी। मोदी जी के सामने तेजस क्रैश होता है। देखिए, यहां पर तो एक फुल्ली एक्चुअली क्लियर तेजस जाते हैं दुबई में या प्रधानमंत्री के सामने एयर शो में, और ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट वेल मेंटेन्ड जाते हैं, वहां पर इन द बेस्ट एंड चिक फॉर्म जाते हैं, और उसके बावजूद भी ये क्रैश हो रहे हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जब तक इंजन टाइम पर मिल भी रहे थे तब भी एचएएल ने डिले दिखाया था। तेजस MK1 वेरिएंट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन टाइम पर डिलीवर किए थे, लेकिन उस समय भी सप्लाई डिस्ट्रप्शन था। तो एचएएल को भी बेटर करना होगा। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो इस तरीके का एटीट्यूड नहीं चल सकता है। और अब तो जीई हमारे साथ लुका छुपी खेल रहा है। एक फॉरेन मैन्युफैक्चरर पर इतने क्रूशियल डिफेंस टेक्नोलॉजी पर रिलाय करना हमेशा के लिए रिस्की होने वाला है। इसीलिए भारत ने लेट 1980s में ही इस डेफिशिएंसी को एड्रेस करने के लिए एक इंडिजिनस इंजन डेवलप करने का जिम्मा डीआरडीओ को दिया था, और यहीं से निकलता है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट या GTRE का कावेरी इंजन। लेकिन 1989 से लेकर 2015 तक इस प्रोजेक्ट पर 2100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी यह कावेरी इंजन तेजस में फिट होने लायक नहीं बन पाया, और मजबूरन हमें घूम फिरकर फॉरेन इंजन का सहारा, अमेरिका का सहारा लेना पड़ा, जिसका नतीजा आज शायद हम भुगत रहे हैं। हाल ही में अमेरिका का सबसे एडवांस जेट F-35 प्रैक्टिस के समय क्रैश हो जाता है। फिर इंग्लैंड का F-35 ऐसा लैंड करता है केरला में, फिर टेक ऑफ ही नहीं करता है हफ्तों तक। तो अगर हमारे विशाल एयरफोर्स में एक ऐसा क्रैश हो भी जाता तो बात समझ में आती, लेकिन ये क्रैश एक और बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज को हाईलाइट करता है। इंडियन एयरफोर्स की गिरती हुई ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को स्पॉटलाइट पर डालता है। देश की सुरक्षा के लिए इंडियन एयरफोर्स को 45 फाइटर जेट स्क्वाड्रंस की जरूरत पड़ती है, यानी कुछ 750 से 800 जेट्स मान लीजिए। अगर इतने जेट्स एक समय पर अवेलेबल ना भी हो पाए तो एयरफोर्स कहती है कम से कम 40 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ तो हमें चाहिए किसी भी हालत में। तो आप सेफ साइड में 42 स्क्वाड्रन मान लीजिए, क्योंकि हमेशा कुछ एयरक्राफ्ट तो मेंटेनेंस में रहेंगी। तो एयरफोर्स की जरूरत उनके सैंक्शन स्ट्रेंथ से अगर आप कम भी कर दो तो कम से कम 700-750 जेट्स तो होने चाहिए। आज आपको मालूम है कि भारतीय वायुसेना के पास कितने स्क्वाड्रन्स हैं? सिर्फ 29। सितंबर में MiG-21 के रिटायर होने के बाद आईएएफ का फाइटर स्क्वाड्रन लेवल सैंक्शन स्ट्रेंथ से 70% से कम पर चल रहा है, और यह स्ट्रेंथ फ्यूचर में और जबरदस्त तरीके से गिरने वाली है, क्योंकि अगले 10 सालों में MiG-29, जैगवार, मिराज 2000 जैसे पुराने जेट्स रिटायर करने वाले हैं। बाय द वे, ये जेट्स ऑलरेडी पुराने हो चुके हैं, हम इन्हें बस चलाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ भारत पर, ये एक तरफ चाइना और पाकिस्तान के साथ एक 2 फ्रंट वॉर का तलवार लटक रहा है, वहीं पर हमारी एयरफोर्स अपने मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ पर भी नहीं ऑपरेट कर पा रही है। यह सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, बल्कि एक भयानक रियलिटी है जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। आज के डेट में कुल मिलाकर कुछ 200 से 250 4th एंड 5th जनरेशन चाइनीज फाइटर जेट्स इंडिया के अगेंस्ट पोजीशन लेकर खड़ी हुई हैं। उधर पाकिस्तान भी चाइना की मदद से कंटिन्यूअसली अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज कर रहा है, और इसी साल रिपोर्ट्स की माने तो चाइना पाकिस्तान को 40 5th जनरेशन J-20 एयरक्राफ्ट सप्लाई करने वाला है। एक तरफ घटती स्ट्रेंथ, दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ते टेंशन। एक टाइम पर कहा जाता था कि अगर 1962 की लड़ाई में एयरफोर्स डिप्लॉय किया जाता तो जंग हम जीत जाते। इतनी एडवांस्ड और पावरफुल मानी जाती थी इंडियन एयरफोर्स उस समय, और आज की हालत देखिए हम कहां आ चुके हैं कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पाकिस्तान के साथ कंपीट कर रही है। गलत मत समझिए, ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में जाकर 5th जनरेशन फाइटर खुद नहीं खरीद सकते हैं। अमेरिका ने तो हमारे हाथों में F-35 थमा दिया है। पूरा एपिसोड बनाया, इस पर देख लीजिएगा कि क्यों हमने उसको नो बोला है। उधर रशिया ने भी Su-57 इंडिया में बनाने की बात कही है, टेक्नोलॉजी देने की बात कही है, लेकिन ये दोनों एयरक्राफ्ट हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरीके से सूट नहीं करती है, क्योंकि इंडिया में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूनिक है। दुबई क्रैश के बाद शायद लोग कहें कि अरे नहीं नहीं, बाहर से ही फाइटर खरीद लो, यहां तो ना बनने वाला है। लेकिन जो देश मंगल तक पहुंच सकता है, जो देश चांद पर रोवर चला सकता है, क्या वो अपना फाइटर, अपना इंजन, अपना 5th जनरेशन जेट नहीं बना सकता? पिछले 20 महीनों में दूसरा तेजस तबाह। मोदी हुकूमत का आलमी सतह पर भांडा फूट गया। अब कोई भी मुल्क भारतीय तैयारा खरीदने को तैयार नहीं होगा। अपनी नाकामी भी पाकिस्तान पर डाल तो शर्म नहीं आती? भारतीय तजियाकार बरस पड़ा। आज के लिए इतने। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल
क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।